Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspapers. First article is glacial lakes. First point, a recent satellite-based study found that 4 out of 5 monitored glacial lakes in Arunachal Pradesh, Tuwang district have expanded over the past decade, indicating increasing climate-related risk. तो क्या हुआ है कि सैटेलाइट बेस्ड स्टडी ने ये बताया है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट के 5 मॉनिटर्ड ग्लेशियर लेक्स में से 4 लेक पास्ट 10 ईयर्स से बड़ी हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं साइज़ में। इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट हुआ जो पानी है वो लेक्स में जमा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, और जितनी भी बड़ी लेक होंगी उतना ही ज़्यादा फ्लड का रिस्क होगा। सेकेंड पॉइंट, वन ऑफ द लेक्स रिकॉर्डेड पर्टिकुलरली रैपिड ग्रोथ, राइजिंग कंसर्न about the possibility of glacier lakes outburst flood in the eastern Himalayan region। तो एक लेक ने बहुत तेज़ी से साइज़ बढ़ाया, इंक्रीज़ करा है, जिससे ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड्स का रिस्क जो है वो बढ़ गया है। अभी GLOF होता क्या है, तो जब ग्लेशियर लेक का नेचुरल डैम टूट जाता है और अचानक बहुत सारा पानी नीचे की तरफ बह जाता है, तो इससे नुकसान क्या होता है कि फ्लैश फ्लड्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है ना, एग्रीकल्चर विलेजेस के डिस्ट्रक्शंस हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द असेसमेंट फोकस्ड ऑन 5 लेक्स इन द मागो-चू बेसिन which have already been identified by authorities as either high risk or very high risk water bodies। स्टडी ने मागो-चू बेसिन की 5 लेक्स पर फोकस किया है। क्यों किया है, तो अथॉरिटीज़ ने इन लेक्स को पहले ही हाई रिस्क या वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा हुआ है। इसका रीज़न है कि लेक साइज़ बड़ा है, ग्लेशियर्स रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं और नियर बाय सेटलमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेंजर है। फोर्थ पॉइंट, the findings add to growing evidence that glacier-fed lakes across the Himalayas are changing rapidly due to rising temperature and glacier retreat। रिसर्च ने कंफर्म किया है कि हिमालयाज़ की ग्लेशियर-फेड लेक्स रैपिडली चेंज हो रही हैं। इसका मेन रीज़न ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग टेम्परेचर, ग्लेशियर रिट्रीट मतलब ग्लेशियर का पीछे से हटना, और इसका इम्पैक्ट क्या है कि वाटर साइकिल डिस्टर्ब होता है, फ्लड और ड्राउट दोनों का रिस्क बढ़ता है, और माउंटेन इकोसिस्टम भी इफ़ेक्ट होता है। फिफ्थ पॉइंट, द स्टडी वाज कैरिड आउट यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी एंड जियोस्पेशियल एनालिसिस, helping researchers track long-term changes in lake size and surrounding terrain। साइंटिस्ट ने सैटेलाइट इमेजेस और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्टडी की है, और बेनिफिट ये है कि रिमोट एरियाज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, लेक साइज़ में चेंज ट्रैक कर सकते हैं, और रिस्क असेसमेंट एक्यूरेट होता है। और मॉडर्न टूल्स उन्होंने क्या क्या यूज़ करा है इसमें, तो रिमोट सेंसिंग, GIS मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, सैटेलाइट मैपिंग। Next, concern over glacier hazard have increased since the 2023 South Lohnok Lake disaster in Sikkim, which triggered devastating floods or caused major damage downstream। तो 2023 में क्या हुआ था, सिक्किम की साउथ लोहनेक लेक से GLOF हुआ था। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि मैसिव फ्लड हुआ था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डैमेज, रोड्स और ब्रिजेस डिस्ट्रॉय हुए थे, बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेसिकली लॉस हुआ था। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसी डिज़ास्टर के बाद ही हिमालयन ग्लेशियर लेक्स पर मॉनिटरिंग और रिसर्च और ज़्यादा बढ़ गई। 7 पॉइंट, GLOF कैन ऑकर व्हेन नेचुरल बैरियर्स होल्डिंग बैक ग्लेशियर लेक्स फेल और व्हेन avalanche
landslides or ice collapse suddenly displace larger volumes of water। तो GLOF कैसे होता है? तो ये नेचुरल बैरियर्स फेल्स होने पर GLF होता है। इसके मेजर कॉजेस क्या होते हैं कि जैसे मोरेन डैम टूट जाना, एवेलेंच लेक में गिरना, लैंडस्लाइड का लेक में गिरना, आइस कोलैप्स होना, अर्थक्वेक एक्टिविटी। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि लेक का पानी जो होता है वो अचानक रिलीज़ होता है और नीचे के एरियाज़ में फ्लैश फ्लड आ जाती है। 8 पॉइंट Scientists note that India's capacity to identify potentially dangerous glacial lakes has improved considerably through advanced satellite monitoring and predictive modeling। तो इंडिया ने एडवांस सैटेलाइट मॉनिटरिंग और प्रिडिक्टिव मॉडल्स की हेल्प से डेंजरस ग्लेशियर लेक आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी इम्प्रूव की है। इम्पॉर्टेंट एजेंसीज़ क्या हैं? इसरो, NDMA, CWC, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अर्ली वार्निंग पॉसिबल है, रिस्क मैपिंग बेटर हुई है, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस इम्प्रूव हुई है। 9th पॉइंट Despite better monitoring system, experts warn that converting scientific risk assessment into effective on-ground disaster preparedness remains a major challenge। रिस्क आइडेंटिफाई कर लेना इनफ नहीं है। चैलेंजेस ये हैं कि रिमोट हिमालय टेरेन, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन गैप्स, लैक ऑफ लोकल अवेयरनेस, डिफ़िकल्ट इवैक्यूएशन। और रियलिटी ये है कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स के बावजूद भी कई एरियाज़ में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम वीक है। 10th पॉइंट द स्टडी हाईलाइट्स द नीड फॉर कॉन्टीन्यूअस surveillance, early warning mechanisms and stronger risk management strategies to protect vulnerable Himalayan communities। स्टडी का मेन कंक्लूज़न ये है कि हिमालयन कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्टीन्यूअस सर्वेलेंस और स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ ज़रूरी हैं। रिक्वायर्ड मेजर्स ये हैं कि रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, इवैक्यूएशन प्लान्स, डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या आते हैं कि ह्यूमन कैजुअलिटीज़ कम होंगी, इकोनॉमिक लॉसेस रिड्यूस होंगे, हिमालयन रीजन ज़्यादा रेजिलिएंट बनेंगे। तो ओवरऑल आर्टिकल की समरी ये है कि अरुणाचल प्रदेश की ग्लेशियर लेक्स का रैपिड एक्सपेंशन क्लाइमेट चेंज का वार्निंग सिग्नल है, जो फ्यूचर में GLOF डिज़ास्टर का रिस्क बढ़ रहा है। इसलिए कॉन्टीन्यूअस मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम और स्ट्रॉन्ग डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल फाइनेंशियल एक्शंस टास्क फोर्स। फर्स्ट पॉइंट इंडियाज़ कल्चर सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फॉर द 2026 to 2027 टर्म। इंडिया के कल्चर सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल को FATF का वाइस प्रेसिडेंट 2026 से 27 टर्म के लिए सेलेक्ट किया गया है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये FATF जैसे पावरफुल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत सीनियर लीडरशिप पोजीशन है और इससे इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की क्रेडिबिलिटी और इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। सेकेंड, द अपॉइंटमेंट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज़ growing influence in global efforts to combat money laundering, terrorist financing and illicit financial activities। ये अपॉइंटमेंट ये शो करती है कि वर्ल्ड इंडिया को फाइनेंशियल क्राइम्स के खिलाफ अगेंस्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर के उसके रूप में देख रही है और एरियाज़ जहाँ इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग रोकना, इलीगल फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना। और इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि इंडिया ग्लोबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। थर्ड पॉइंट, विवेक अग्रवाल हैज़ प्रीवियसली प्लेड अ की रोल इन इंडियाज़ इंगेजमेंट विद FATF इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज़ म्यूचुअल इवैल्यूएशन प्रोसेस। इन्होंने क्या किया था? तो विवेक अग्रवाल पहले भी FATF के साथ इंडिया की इंगेजमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है? तो FATF
मेंबर कंट्रीज़ की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग सिस्टम का असेसमेंट करता है। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि उनके एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें FATF लीडरशिप के लिए सूटेबल माना गया है। फोर्थ पॉइंट, FATF इज़ द world's leading intergovernmental body responsible for setting standards to prevent money laundering and terrorist financing। FATF है क्या? तो ये एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। क्या करता है? ये दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ती है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के स्टैंडर्ड्स बनाती है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो FATF एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का वॉच डॉग है। फिफ्थ पॉइंट, established by G7 in 1989, FATF initially focused on anti-money laundering and later expanded its mandate to include counter-terror financing। ये कब बनी है? तो ये 1989 में बनी है। किसने बनाई है? G7 कंट्रीज़ ने मिल के बनाई है। इनिशियल इसका पर्पस क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ रूल्स बनाना। बाद में लेकिन अटैक्स के बाद टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी मैंडेट भी इंक्लूड किया गया। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो FATF ओरिजिनली AML बॉडी थी, बाद में ये CTF भी इंक्लूड हुआ। सिक्स्थ पॉइंट, द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स एंड मॉनिटर्स compliance with its internationally recognized 40 recommendation which guide countries in strengthening financial security system। ये क्या है? तो ये FATF ने 40 इंटरनेशनल रिकमेंडेशन बनाई है। इसका पर्पस है कि कंट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डेवलप करने में हेल्प करना। एग्जाम्पल लाइक KYC रूल्स, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एसेट फ्रीजिंग। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो FATF की 40 रिकमेंडेशंस ग्लोबल बेंचमार्क मानी जाती है। सेवेंथ पॉइंट, FATF प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, effective enforcement mechanism and greater international cooperation against financial crimes। FATF क्या इनकरेज करता है? तो ये ट्रांसपेरेंसी को, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस, इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इनकरेज करता है। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि इलीगल मनी फ्लो कम होता है, टेरर ग्रुप्स की फंडिंग रोकने में मदद मिलती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा सिक्योर बनती है। एट्थ पॉइंट, इंडिया बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ FATF in 2010 and has since increased its participation in global financial governance and security initiatives। इंडिया 2000, इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है कि इंडिया FATF का मेंबर कब बना? तो आंसर है कि इंडिया 2010 में FATF का फुल मेंबर बना। बेनिफिट्स क्या हुए टू इंडिया को? तो ग्लोबल फाइनेंशियल डिस्कशन में पार्टिसिपेशन, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट मिला। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया FATF मेंबर बनने वाला साउथ एशिया का इम्पॉर्टेंट कंट्री है। नाइन्थ पॉइंट, countries with weakness in tackling money laundering or terror financing may be placed on the FATF grey list where they remain under enhanced monitoring until reforms are implemented। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है ऐसी कंट्रीज़ जहां मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट सिस्टम वीक होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि FATF उन कंट्रीज़ को इन्हांस मॉनिटरिंग में रखता है, रिफॉर्म्स करने के लिए टाइम दिया जाता है। और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट हो सकता है, इंटरनेशनल रेपुटेशन को नुकसान पहुंच सकता है। एग्जांपल लाइक पाकिस्तान कई सालों तक FATF ग्रे लिस्ट में रहा था। 10th पॉइंट, नेशन विथ सर्व एंड persistent deficiencies can be placed on the FATF backlist facing stronger international scrutiny and counter measures। ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ सीरियस और प्रसिस्टेंट डेफिशिएंसीज होती हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि इंटरनेशनल स्क्रूटनी बहुत बढ़ जाती है, फाइनेंशियल स्केशन लग जा सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स हो सकती हैं,
और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट से ज़्यादा सीरियस कैटेगरी है। 11th पॉइंट, एज ऑफ 2025 नॉर्थ कोरिया, ईरान, MMR remain on FATF's blacklist due to significant concern related to anti-money laundering and counter-terror financing standards। 2025 तक ब्लैक लिस्ट में कौन से कंट्रीज़ थे, देश थे? तो कंट्रीज़ नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार क्यों हैं? तो FATF स्टैंडर्ड्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग कंसर्न बने रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ये बड़ा है कि ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम के साथ ट्रांजैक्शंस मुश्किल हो जाते हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाता है। और एग्ज़ाम पॉइंट से देखें तो नॉर्थ कोरिया और ईरान का नाम FATF रिलेटेड क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। 12th point, FATF is headquartered in Paris, France and continues to play a central role in safeguarding the integrity of global financial system। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ग्लोबल रोल इसका ये है कि फाइनेंशियल क्राइम्स के अगेंस्ट स्टैंडर्ड सेट करता है, कंट्रीज़ की कंप्लायंसेस को मॉनिटर करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। सिंपल समझे तो जिस तरह WHO हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह FATF फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है।